उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं कि अनौपचारिक ढंग की बातचीत में जो रिकॉर्ड नहीं हुई उस पर उन्होंने कहा कि देखिए जो स्थितियां बन रही हैं उस पर सरकार का नजरिया इसको कानून बनाने के लिए पॉजिटिव है। मतलब सरकार सोच रही है कि हम इसे बना सकते हैं। अगर समुदाय का दबाव बढ़ेगा तो ये एक कानून के रूप में आ भी सकता है नहीं? तो उम्मीद करिए कि अगर ये कानून उत्तर प्रदेश में बन जाता है तो ये चीजें और सुनिश्चित हो जाएंगी। तेलंगाना में एक बातचीत और हुई, उन्होंने भी बाकायदे शानदार अपार्टमेंट बनाए हैं और दलितों में बांट दिए। शानदार अपार्टमेंट बनाए हैं, दलितों में बांट दिए। सिंपल। जो जमीनें खरीद के बांट रहे थे उसकी अजीब कहानी हुई। 3 एकड़ जमीन बांट रहे थे, जब सरकारी जमीन खत्म हो गई तो बाजार से खरीद के बांटनी शुरू कर दी। जब बाजार से जमीन खरीद के बांटनी शुरू की तो बाजार में जमीन की कीमत कई गुने बढ़ गए, 25 लाख 30 लाख हो गए। पहले मिल रही थी 5 से 7 लाख रुपए एकड़। तब सरकार को जमीन बांटने की योजना को कैंसिल करना पड़ा और 10 लाख रुपए बांटने की योजना को कंटिन्यू करना पड़ा। तो अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में यह कानून पास हो गया है, कर्नाटक में पास हो गया है, तमिलनाडु में पास हो गया है, राजस्थान में ये पिछली सरकार ने पास करने के लिए कैबिनेट में ले लिया था लेकिन पास नहीं हो पाया, लेकिन जो सूचना है वो वहां पास होने की प्रक्रिया में है। तो उम्मीद करिए यूपी में हो जाए। आप इमेजिन करिए कि 5 लाख करोड़ का सालाना बजट उत्तर प्रदेश सरकार का है, 23% दलितों की आबादी है। 23% का मतलब यह है कि सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ और सिर्फ दलित वर्ग के लिए खर्च होगा। इसको अगर आप लोग जो वर्गीकरण पे जो निर्णय आया आप लोग उससे लिंक करके अगर देख लें, जब संविधान बन रहा था यह वर्गीकरण का मुद्दा उस समय भी बहुत गंभीर तौर पे चर्चा में आया था और तब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया था कि राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया जाए कि इसका वर्गीकरण किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था वर्गीकरण का कोई भी मुद्दा जो है वो संसद से ही पारित हो। ये डॉक्टर अंबेडकर का। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत गंभीरता से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ये सच्चाई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन हैं और उसमें बहुत सारे वर्ग हैं जो बहुत पीछे हैं और उनको बराबरी में लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास होने बहुत जरूरी है। और तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इन समाजों को बाकी दलित समाज के बराबर लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज या विशेष आर्थिक पैकेज देने का सरकार को कोशिश करना चाहिए। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने तब कहा, इंदिरा गांधी ने स्पेशल कंपोनेंट फंड पास किया, अब वो आकर के हो गया है शेड्यूल कास्ट सब प्लान। और शेड्यूल कास्ट सब प्लान जो है यहां पे जो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आर्थिक पैकेज की बात कही थी वो ये जगह है जहां से ये मिल सकता है पैसा। आप लोग लिंक करके देख लीजिए। सवाल ये है कि हम उसको मांगे कैसे। तो मैं समराइज करता हूं जो अभी तक मैं पहले बात रखा। मैंने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमें राजनीतिक की बराबरी तो हासिल हो गई है लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अभी जारी रहेगी। ये शेड्यूल कास्ट सब प्लान जो है ये हमको गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का एक मौका देता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मूल रूप से जब अमित भाई से जब मेरी बातचीत हुई तो ये था कि एक सच्चाई हमारे समाजों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती हैं, तो हमने अमित भाई से ये कहा कि ऐसा है पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप करते हैं हम लोग, जरा 2-4-5 घंटे के लिए सबके साथ बैठते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हों
ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो बेसिकली मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्कशॉप आपके लिए आपके साथ बैठा हूं। अब हम आते हैं जो कैप्टन साहब ने कहा था कि श्रमवीर समाज से उद्यमी समाज की ओर। क्या है, हमारे समाज जो हैं अभी तक जितना भी विकास किए हैं, जितने भी तरह के कामकाज से जुड़े हैं, उसके केंद्र में क्या है, हम लोग अपने शारीरिक श्रम पे आधारित हैं। हम जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसके केंद्र में क्या रहता है, हमारा शारीरिक श्रम। हम पूछेंगे आप क्या करना चाहते हैं, आप बताएंगे मैं ये करना चाहता हूं। अच्छा कैसे करेंगे साहब, खूब मेहनत करेंगे। अच्छा खूब मेहनत जो है ये शारीरिक श्रम पे आधारित बताते हैं, फिजिकल लेबर के ऊपर। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर की 3 जो कैटेगरी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्या इनके भी जवाब ऐसे ही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो क्या है, जो चीज खर्च होती है उसको हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम शरीर का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे खर्च होता चला जाएगा, और दिमाग का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ये उतना बड़ा होता जाएगा। जिस चीज को इस्तेमाल करने से वो बड़ा हो सकता था, उसका हम लोगों ने ना के बराबर इस्तेमाल किया, और जिसका इस्तेमाल करने से खर्च हो सकता था उसको हम लोगों ने पूरी शिद्दत से खर्च किया। शारीरिक श्रम से आप अपने भविष्य की कुछ छोटी मोटी जरूरतें या कुछ छोटे मोटे सपने तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े सपने देखने हो और बड़े सपने को सच बनाना हो तो आपको इसी कैटेगरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं हमारी सफलताओं के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा या गतिरोध है वो हमारे ये सेक्शन का यूज ना होना। और ये यूज ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ही ब्राह्मणवाद ने हमारे लोगों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों से प्रतिबंधित कर दिया था। क्योंकि आपके पास साधन हो जाएंगे तो दिमाग चलने लगेगा, शिक्षा होगी तो दिमाग चलने लगेगा। जब तक आपके दिमाग को शून्य रखा जाएगा तब तक ही आपकी गुलामी जारी रहेगी और वो लोग आपको गुलाम की तरह ट्रीट करते रहेंगे। तो ये अब तक की समरी थी। अब हम आ रहे हैं श्रमजीवी समाज से उद्यमी समाज की तरफ। देखिए क्या है, संविधान को लेकर के बहुत सारी चर्चा चल रही है, बहुत चर्चा है संविधान की, वो एक अलग बात है। लेकिन एक छोटी सी बात सोचिए कि हम सबको संविधान में जो तमाम अधिकार मिले हैं, क्या आप सब में से कोई ये मानता है या आप सब ये मानते हैं कि संविधान से जितने अधिकार हमें मिले हैं वो सब हमारे, हम उसको पूरा उसको एंजॉय कर ले रहे हैं? लगता है आप लोगों को? और एक सच है, और संविधान से मिले जितने भी अधिकार हैं, संविधान से मिले जितने भी अधिकार हैं, उसको एंजॉय या उसका बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आप सक्षम हो। और सक्षम होने के लिए आपको समृद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि समृद्ध जो समाज मजबूत होते हैं, साधन संसाधनों से जो समाज मजबूत होते हैं, वही समाज संविधान के तहत, कानून के तहत, इवन बिना कानून के भी सारी की सारी सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। आप सोचिए 70,000 आबादी वाला एक समुदाय पूरे देश में 70,000 आबादी है एक समुदाय की, और उसका कब्जा इस देश के लगभग 45% कॉरपोरेट पे है। इस देश के कॉरपोरेट की 45% पूंजी पर उसका कब्जा है। आबादी कितनी है? कुल 70,000 है। वो देश की किसी भी स्टेट की या केंद्र सरकार की औकात नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी तय कर ले।
वो बताते हैं सरकार को कि क्या करना है, वो करना है जिससे उनको फायदा हो। जानते हैं उस समुदाय का नाम? पारसी समाज। पारसी समाज जितना कॉर्पोरेट है लगभग 45% पे काबिज है और उनकी कुल आबादी 45% है। रतन टाटा पारसी समाज से थे। रतन टाटा पारसी समाज से थे। तो सोचिए, तो जरूरत क्या है? जो संविधान ने तमाम सारे हमारे लिए अधिकार तय किए हैं, उन अधिकारों को का अगर बेनिफिट लेना है, उन अधिकारों के दम पे हमें पूरे आत्मसम्मान के साथ जीना है, यदि उन अधिकारों के आधार पे हमें अपने भविष्य की रचना करनी है, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है हमें अपने समाज को एक समृद्ध समाज में बदलना हो। हमको इस लाइवलीहुड कंसेप्ट को तोड़ करके बेहतर सोचना होगा। हमको जीवन चलाने भर के पैसे के इंतजाम के बारे में नहीं सोचना होगा। हमको यह सोचना होगा कि अगर इस साल मैं 2 रुपए कमा रहा हूं तो अगले साल कैसे मेरी कमाई 2.5 रुपए या 3 रुपए हो जाए। हमको इस दिशा में जाना होगा। तो आज की जो परिस्थितियां है, जिस तरह से पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजीकरण हो गया, इवन आप सफाई के काम को देख लीजिए। अभी मैं जहां रहता हूं गोमती नगर में, अभी एक द्वंद्व चल रहा है। क्या है, एक लंबे अरसे से वो कूड़ा उठाने के लिए ठेला लेके आता था, वो पति पत्नी आते थे, कूड़ा लेके चले जाते थे, महीने में 150 रुपये लेते थे। अभी इस महीने क्या हुआ, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो वो लोग गाड़ियां लेके आते हैं, वो गाड़ियां लेके आते हैं। तो अब लोगों ने उनको कूड़ा नहीं दिया, क्योंकि वो जो कूड़ा लेने आते हैं वो लोग बहुत जिम्मेदारी से बड़े टाइम से आकर के कूड़ा ले जाते हैं, पूरी कॉलोनी उनसे संतुष्ट है। अब उनका काम ले लेना है। एक कंपनी आ गई, नगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वो कंपनी। अब क्या हुआ, लोगों ने कूड़ा नहीं दिया उस कंपनी को। उस कंपनी ने अपने 4-5 लोगों को कॉपी किताब लेकर के भेज दिया कि हर घर का बेल दबाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमारी गाड़ियां जब आए तो आप कूड़ा बांधें। तो सोचिए कि जब गाड़ी से, मशीन से, सब कुछ हर तरह से परिपक्व होकर के कूड़ा उठाना था तो वो किसी और समुदाय का व्यक्ति हो गया, और जब गाड़ी को कूड़ा अपने हाथ से उठाना था, गाड़ी में ठेल के लेके जाना था, तो वो मेरे समाज के लोग कर रहे थे। आप सोचिए कि ये जो कूड़े के निस्तारण का काम हुआ, इसका जो मशीनीकरण हुआ, इस पे जो कंपनियां आई हैं, उस पे आपके कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? और हम लोगों ने कभी इस ढंग से सोचा भी नहीं कि हम लोग ही मिलकर के, 4 लोग 5 लोग मिलकर के एक कंपनी बनाएं, सारे इक्विपमेंट के साथ एक स्टार्टअप शुरू करें और हम नगर पालिका से कहें कि भाई ये ठेका तो हम उठाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे सब पीछे पड़े रहते हैं, नहीं झाड़ू तो हम ही चलाएंगे। तो झाड़ू क्यों चला रहे हो? दूसरों से चलवाओ ना, तुम कंपनी चलाओ सफाई वाली। कोई नहीं सोचता है। ऐसा क्यों नहीं आता हमारे लोगों के दिमाग में कि हम एक ऐसी कंपनी सोचें कि सीवर लाइन है, उस पर रोबोट नीचे उतारा, उसने जाकर के अंदर तक जाके छान डाला कहां पे क्या लॉकेज है, और उसके बाद हमने मशीन से लॉकेज को खोल दिया। रोबोट आ गए साहब। ये जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां जो ठेका लेकर के कर रही हैं, वो उन रोबोट्स का भी इस्तेमाल कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही सफाई करने के लिए। और हमारे लोग कह रहे हैं नहीं, झाड़ू लेके तो सफाई हम ही करेंगे, किसी को मौका नहीं देंगे, हम झाड़ू से ऊपर नहीं जा रहे। सोचिए जरा। तो दोस्तों, मेरे कहना आप लोगों से यह है कि दरअसल हम लोगों को सोचना होगा गंभीर ढंग से। हमें अपने लिए सपने बुनने हैं, हमें कुछ बड़े सपने देखने हैं, और बड़े सपने के आड़े आने वाली हर गतिरोध को सिरे से खारिज करके एक तरफ डाल देना है। हमें नहीं सोचना है कि उसके लिए पैसा कहां से आएगा। मैं बहुत बेवकूफी की बात बता रहा हूं, लेकिन यह समय नहीं है मैं वो सब आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं।
मैं सपना देखता हूं आपके समाज के साथ 3 दिन तक लगातार बैठूं। जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं प्रोफेशनल हूं और मैं अपनी वर्कशॉप्स करता, मतलब तमाम ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप्स करती हैं और मैं उस पर रिसोर्स पर्सन के बतौर जाता हूं। 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिन तक ट्रेनिंग देता हूं। और उन ट्रेनिंग में आमतौर से मेरे पास कई बार ये काम होते हैं कि ये जो दिमाग में कचरा है ना, इसको निकाल के बाहर फेंक देता है। कैप्टन साहब ने देखा मेरी वर्कशॉप में पहले दिन शाम होते तक कई लोग ये रहता था कि रात को आज चले जाएंगे वापस। कई यूथ, आप जैसे यूथ रोने लगते थे क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि ये जो ब्लॉकेज है ना, इसको खोलने में जो मेहनत होती है, लेकिन उसमें से जो अगले दिन सुबह मेरी वर्कशॉप में आ गया वो 5वें दिन चैंपियन हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप सबके साथ बैठने, आप सबके साथ आने के लिए जो उद्देश्य था कि अभी सरकार की तमाम सारी ऐसी योजनाएं आई हुई हैं जो योजनाओं का अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें तो हम अपने समाज को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। देखिए, जब भी हम लोग सोचते हैं ना, योजना से पैसा लेना हमको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। हमको सरकार की किसी भी योजना से पैसा लेना सबसे ज़्यादा कठिन लगता है और यही एक लैकुना देख करके हम कभी सोचते भी नहीं हैं। लेकिन वास्तव में परेशानी किसी और जगह है। अगर आप सबको, जैसे तेलंगाना में हो रहा है, अगर आप सबको सरकार अभी लिख करके दे दे कि भाई हम आपको 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं, आप बताओ करोगे क्या? आप आनन फानन में कुछ भी बना के सरकार के पास जाएंगे, सरकार पैसा देगी, 6 महीने के बाद पैसा खर्च करके आप फिर घर में पड़े होंगे। क्योंकि क्या है, यदि व्यापार करना है, यदि बिजनेस में जाना है, तो हमारा एटीट्यूड जो है, हमारी अप्रोच जो है, वो बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं, अच्छा आप क्या काम करेंगे, तो आप लोग 3 तरह के काम मुझे बताएंगे। एक, जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है। दूसरा, जो सबसे ज्यादा आपके क्षेत्र में चलता है नहीं। तीसरा, जिसपे घर वालों की सामूहिक राय बन जाए, है नहीं। यही 3 कैटेगरी बताएंगे। लेकिन आप लोग सोचिए उन जैनियों के बारे में जिन्होंने अल कबीर से लेकर जाने कितनी मुस्लिम नामों की मीट की एक्सपोर्ट की कंपनियां खोल डाली। और जैन समाज वो समाज है जो मुंह में कपड़ा बांध के चलता है कि मच्छर तक मुंह में ना जाए। कारण यह है कि जैन समाज जो है वो ये नहीं देखता है कि उसे पसंद क्या है, वो ये नहीं देखता है कि उसके चारों तरफ बिक क्या ज्यादा रहा है, वो देखता क्या है, वो आने वाले समय की जरूरत क्या है। वो व्यापार कर रहा है, वो जानवर नहीं काट रहा है, उसकी निगाह में वो जानवर नहीं काट रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस का मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये एटीट्यूड, इस एटीट्यूड को जब तक हम अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे तब तक, जैसे कई सारी चीजें, मैं एक कॉन्सेप्ट नोट ही पूरा डेवलप किया था कि यदि आपके समुदाय को या पूरे दलित समुदाय को अगर एक समृद्ध समाज में बदलना है तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो स्लेवरी माइंडसेट है, गुलाम मानसिकता। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के बीच में हमेशा से एक चीज क्या रही, पढ़ लिख जाएं, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी में अपने आप जो है प्रमोशन होते रहेंगे, जिंदगी उससे बढ़िया चल जाएगी। लेकिन सरकारी नौकरियां तो सीधे खत्म हो गई, निजीकरण हो गया तो रिजर्वेशन की वैल्यू खत्म हो गई। अब ले दे करके संविदा बचा है, संविदा की भी जगह खत्म होती जा रही है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को सीधे ठेके दे दिए जा रहे हैं। संविदा में 20,000 रुपए मिलते थे, प्राइवेट वाला जो है 8,000 6,000 में लैपटॉप करके काम करा रहा है। हो रहा है ना ये। तो सवाल ये है कि हम लोगों को
एक साथ कम से कम 3 दिन के लिए एक साथ बैठ के स्ट्रगल क्या करनी है अपने साथ। पहला, इस गुलाम मानसिकता से अपने आप को मुक्त करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमको अपने अंदर एक ऐसी क्षमता पैदा करनी है जिससे हम ये तय कर सके हम करना क्या चाहते हैं। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जो कुछ हम करना चाहते हैं उसकी हमारे क्षेत्र में संभावनाएं क्या है, क्या वो हमें फायदा देगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या उस काम का अपना खुद का कोई भविष्य है, या हम जो काम करना चाहते हैं उसका मार्केट एनालिसिस कैसे करें। मार्केट एनालिसिस से हम कैसे तय करें कि हम इतने से शुरू करेंगे तो अगले 1 साल में हम यहां पहुंच जाएंगे और 5 साल में वहां पहुंच जाएंगे। जब तक हम काम करने की हमारे पास अपनी एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी, जब तक अपनी एक रणनीति नहीं होगी, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। काम चुनना क्या होता है, हम लोगों को लगता है, ये हमारे अंदर एक गलतफहमी है कि हमारे पास वो साधन नहीं है, पैसा नहीं है, साधनों से कमजोर है, नहीं तो हम काम कर लेते। ऐसा संभव, ये अप्रोच गलत है। आज की तारीख में देखिए पैसे की स्थिति, अभी मुद्रा योजना जो है, अब सिर्फ उस मुद्रा योजना को देखिए तो क्या है, उसमें आपको कोई गारंटर नहीं देना है, उसका सिबिल से कोई लेना देना नहीं। इवन आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी चलेगा, है नहीं, मिलेगा पैसा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, लेकिन ये शुद्ध कमर्शियल लोन होगा एक तरह से। अगर उन्होंने आपको 5 लाख रुपया लोन दिया तो लीन पीरियड के बाद वो आपको ईएमआई जमा करनी है नहीं। आपको देखना यह होगा कि आप अपनी योजना को इस तरह से डिजाइन करें कि जब आपको इंस्टॉलमेंट देने का समय शुरू हो तो आप इंस्टॉलमेंट ठीक ढंग से देते चले जाएं, है नहीं। ये आपकी पूरे प्रोजेक्ट योजना का हिस्सा हो। क्या होता है, जब आप बैंकों में जैसे लोन या किसी योजना के लिए जाते हैं तो बैंक 2 चीजें देखता है कि आपने जो प्लान दिया है उस प्लान से क्या आप अपनी ईएमआई समय से जमा कर पाएंगे या नहीं। और जब वो ईएमआई देखता है तब वो ये देखता है इससे आपके व्यक्तिगत खर्चे निकल पाएंगे या नहीं। आपके खर्चे प्लस ईएमआई, प्लस वो ये देखना चाहता है कि आपके इस काम का फ्लो चार्ट क्या है, कैसे कैसे कैसे। अब देखिए, बीइंग अ शेड्यूल कास्ट क्या है, बाय द वे मुद्रा लोन ने हमारी एक चुनौती को खत्म कर दिया कि हमें कोई गारंटर नहीं देना है नहीं। अब हमको काम क्या चुनना है। काम चुनने के लिए एक तो यह है कि हम, जैसे मैं कह रहा हूं जो पॉपुलर काम है या जो हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए एनिमल हस्बेंड्री में 40% से लेकर 60% तक की सब्सिडी। मतलब आप अगर पोल्ट्री फार्म करने की सोचें और मुद्रा से आप 10 लाख रुपए का लोन लें तो 10 लाख के बाद आपको 6 लाख रुपए ही वापस करने होंगे। 4 लाख रुपए की आपके पास सब्सिडी हो गई। आप फिशरी करें, फिश पॉन्ड करें, फिश का काम करें तो लगभग 60% की उसमें सब्सिडी है। मुद्रा की तो आपको पैसा पूरा मिलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो आपको सब्सिडी मिलेगी उससे आपकी एक बड़ी भरपाई हो जा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करके हम लोग अपने समाज को समृद्ध समाज बना सकते हैं। देखिए, यही मैं पूरी ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं जिस गुलाम मानसिकता की बात कर रहा हूं उसमें क्राइसिस ये है, जमीन तो चाहिए होगी तो जमीन लेंगे,
अब आप कहेंगे कैसे? देवा रोड में चले जाइए, फिश पॉन्ड खोल, फिश का काम करना हो, मैं देता हूं उदाहरण। देवा रोड में जाइए, किसान क्या कर रहा है कि अपने खेत पहले भट्टे वालों को दे दिया, भट्टे वालों ने 10 फुट खोद करके मिट्टी ले गए, अब गड्ढा खुद गया ना, अब वो लीज में देते हैं। वो लोग अपने जो तालाब हैं वो लीज पे देते हैं, 10 साल की लीज पे लेंगे, फिशरी डिपार्टमेंट आपको पूरा लोन दे देगा। आप सोचिए, फिशरी डिपार्टमेंट बीज का पैसा देता है, दवाई का पैसा देता है, खाने के दाने का पैसा देता है, बिजली का पैसा देता है, सब तो देता है क्या? हम जब भी कोई काम करने की सोचते हैं उसको बहुत पेरीफेरी में देखते हैं, अपनी सराउंडिंग के अंदर देखते हैं। हमें सराउंडिंग के बाहर जाके सोचना होगा। हमको नए कंसेप्ट डेवलप करने होंगे अपने लिए, अपनी जरूरत के मुताबिक, जो हमारे भविष्य के सपने को सच में बदल दे। अमित भाई, चाय नहीं मिलेगी यहां? अरे जी मंगवाइए जी, पेमेंट हम लोग कर देंगे। एनीवे रहने दीजिए, क्या बच रहा है? हाँ? चलिए रहने दीजिए। तो क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप की एक बड़ी संभावना, यदि हम उसको एक बड़े रूप में देखें, तो जब हम में से कोई भी बिजनेस की तरफ जाना चाहता है तो हम लोगों ने तमाम सारे लेकुनास को तलाशा, संभावनाओं को तलाशा। क्या है, हमें ना से नहीं शुरू करना है, हमें हाँ से शुरू करना है। यदि जमीन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास जमीन नहीं है, फिर भी अगर इस क्षेत्र में संभावना है तो जमीन की क्या क्या संभावना हो सकती है। अब जाइए ना, हम लोग अक्सर घूमते घूमते यही सब संभावनाओं को तलाशते रहते हैं, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। पूरा का पूरा यहाँ से देवा रोड से आगे चले जाइए, आप पाएंगे तालाब के तालाब खुदे हैं, वहां पे लोगों ने अपने पोल्ट्री फार्म खोल रखे हैं, लीज पे जमीन उपलब्ध है। यस सर, आइए। एक एक करके आता हूं, वही बढ़िया जवाब देंगे, मुझे में थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। सब लोग सुनिए। पहले तो ये है कि जो सेल्समैन ने बोला कि सिविल स्कोर मानिए जाता है, उसमें सिविल स्कोर चाहिए प्लस उसमें रेंडर चाहिए। मैं इसका जवाब दे दूं सर, आप दे लेंगे? हाँ प्लीज प्लीज। देखिए क्या होता है, यही मैं कह रहा हूं ना कि हम चैलेंज नहीं करते हैं, हम चैलेंज नहीं करते हैं। हाँ, यदि हमको बैंक मैनेजर ये कह रहा है, वो हमारा सिविल देख रहा है, वो हमारा क्या नाम गारंटर मांग रहा है, हम उसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसको चैलेंज नहीं। मुद्रा लोन की शर्तें क्या है? देखिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पढ़ी है आपने? आपने होता कभी क्या है, मैं हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता क्या है कि लोग यहाँ पर हैं हमको हर स्टेज पे डिस्करेज करने के लिए। अभी वो सज्जन यहाँ पे बैठे हुए थे, आप किसी बैंक मैनेजर के पास, वो कभी लोन देने को तैयार ही नहीं होगा आपको। सरकार के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहती हैं, ये अगर जो हम उसको कोट करें फिर वो एक्शन नहीं लेता है, हम उसकी कंप्लेंट करें। बेटा देखो, स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई भी आपको ऐसे ही बाजार में लोन देने के लिए तैयार नहीं बैठा है सर। एक मिनट, वो आपको नहीं चाहते कि आप कहीं प्रोग्रेस कर सको। ये जितने बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपए मार के भाग गए, ये क्या अपने पैसे से बिजनेस करते हैं? सब हमारे पैसे से करते हैं ना। मैं आपको बता दूं उसका कारण क्या है। देखिए क्या होता है, किसी भी बैंक मैनेजर को अपनी परफॉर्मेंस को लगातार नीट एंड क्लीन रखने की जरूरत होती है। और बैंकों ने कर क्या रखा है कि सरकारी की जो भी योजनाएं आ रही हैं, बैंक उसको इसलिए एंटरटेन मैनेजर तैयार नहीं होता है कि अगर ये जो लोन दिया, अगर इसकी रिकवरी प्रॉपर नहीं आई तो बैंक मैनेजर की खुद की जो अपनी स्कोर है वो बिगड़ेगा, है नहीं? आपको बताएं,
ये तो मुद्रा की मैं अभी बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों सरकार ने ऐसी, केंद्र सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाई हुई थी और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लोगों ने उन योजनाओं का फायदा नहीं उठाया और नतीजा हुआ वो डूब गई। मेरे पास इसका तोड़ है जो आप कह रहे हैं, और जब मैंने काम करना शुरू किया था, मतलब इस मुद्दे पे सोचना शुरू किया था, तो सबसे पहले इसी का तोड़ निकाला था ये। लेकिन मैं या तो अभी टाइम निकलेगा तो बताऊंगा या अपनी किसी वर्कशॉप में। आप बताइए सर। सर आप बोल रहे थे, बोला नहीं मैंने, आप कह रहे थे कि उस पर हम लोग बात नहीं करते ना। हम लोग कहा था बैंक का है, मैनेजर से बात भी किया तो उसने ये कहा कि हमसे मतलब नहीं है, लोन हमें देना गवर्नमेंट से का मतलब है, तो सिविल स्कोर अगर होगा तब करेंगे, गारंटर होगा तब करेंगे, अन्यथा चाहिए। सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं मानता हूँ। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी मुद्रा लोन की? पढ़ी है। वो क्या कहते हैं? नहीं, आप उससे कहते हैं, आपने कभी उसको चैलेंज किया, आप हमें लिख करके दे दीजिए या हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दीजिए। सिविल रिजेक्ट कर दिया फॉर्म, रिजेक्ट आपको वापस कर दिया, उसको रिटर्न में रिजेक्ट किया क्या? नहीं किया, बल्कि बाकायदा उसने जब रिजेक्ट किया तो फाइल भी उसने नहीं दिया जिसका था। तो फिर रिजेक्ट का मतलब ही नहीं रह गया। आपको मालूम था कि गारंटर की जरूरत नहीं है, किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, ये आप नियम में तो यही लिखा है ना। हाँ, अब जरूरत इस बात की, मैं आपको बताऊं, जरूरत इस बात की है, बैठिए, उसने हमें भगा दिया, हम भाग गए, बस हो गया, किस्सा खत्म। मैं एक छोटा सा अपना किस्सा बताता हूं। मेरी गांव में थोड़ी खेती है कानपुर में, तो सूखा रात कोष में कुछ पैसा आया, मेरे ख्याल से 800 रुपए के 2 चेक थे। तो मेरे बहनोई साहब ने उसको मेरे खाते में जमा कर दिया, कानपुर की बात है, और वो चेक इन कैश नहीं हुआ। मैं जब लौट के आया करीब लगभग 1 साल बाद, तो पता लगा कि साहब वो चेक इन कैश नहीं हुआ। हम बैंक मैनेजर के पास पहुंचे, तो बोला क्यों नहीं हुआ? बोले आपका खाता कहाँ है? मैंने कहा भाई नागपुर में है। तो नागपुर में चेक जमा कीजिए, यहाँ कैसे जमा करते हैं? तो अच्छा, मैंने कहा भाई आपका ये ब्रांच कोर बैंकिंग सिस्टम में आती है कि नहीं आती है? यहाँ आती है। उसका मतलब क्या हुआ? मेरे खाते में कहीं से भी चेक जमा हो सकता है। ये बैंक मैनेजर बात बोले नहीं आप वो मैडम के पास जाइए, और मैडम ने हमें हुड़ूस करके भगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने फ़ोन नंबर लेके और इनका जो रीजनल मैनेजर होता है उसको लगाया। जब मैनेजर ने देखा, बोले आप बाहर जाके बात की। मैंने कहा बिल्कुल, आप बोलो तो मैं मुर्गा बन के बात कर लूँगा। रीजनल मैनेजर ने हमको बताने की कोशिश किया। मैंने रिटर्न कंप्लेंट किया बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, कानपुर में रिजर्व बैंक में बैठता है, उसके पास मैंने रिटर्न कंप्लेंट कर दिया। और करीब मेरे पास, जब मैंने रिटर्न कंप्लेंट किया तो मैं कानपुर में पोस्टेड था उस टाइम। तो एक सज्जन का फोन आता है, साहब स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? फला फला बोल रहा हूँ, मैं इंक्वायरी ऑफिसर हूँ, और एक आपने शिकायत किया था तो उसकी उनकी इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम को माफ़ कर दीजिए, मैडम से गलती होगी और वो भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है, न्याय करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, मैं माफ़ करने वाला कोई नहीं होता हूँ। मुझे बैंक से, मुझे मैडम से तकलीफ नहीं है, मुझे आपके बैंक के फंक्शनिंग से तकलीफ है। मैंने शिकायत किया। आइडिया मैडम को पनिश करने का नहीं है, वो आपके बैंक का काम है, पनिश करना है नहीं करना है वो आपका निर्णय है। सिस्टम ठीक से काम करे, और अगर जो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको ठीक से काम करवाना और अपनी शिकायत कहना मेरा काम है, वो मैंने किया है। अब आप देखिए क्या करना है। उनके छोटे बच्चे हैं, वो पनिशमेंट पोस्टिंग हो जाएगी। मैंने कहा देखो भाई, आप उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग बिल्कुल मत करो, आप उनका प्रमोशन कर दो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरी समस्या ये है वो अगर जो हल नहीं हुई तो मेरे पास अथॉरिटी है राष्ट्रपति के पास जाने की। आई कैन स्ट्रेट गो एंड टॉक टू हिम, ये याद रखो। और मैंने कहा अब मेरे पास सिफारिश लेके मत आना, आपको जो करना है करो। 3 महीने बाद मैं अपने गांव गया, और गांव में के नज़दीक एक मूसा नगर जगह है, कोई अगर जानता हो तो वहाँ पर मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं। उनकी गली में वहीं पे साइड में स्टेट बैंक है। तो जब मैं गली से जाने लगा, देखा अंदर स्टेट बैंक में कोई जान पहचान का चेहरा बैठा हुआ है चश्मा लगा के। तो अंदर गया तो एक सज्जन बैठे। मैंने कहा गिरीश चंद साहब आप कैसे? बोले साहब पनिशमेंट पोस्टिंग होगी, आपने शिकायत किया था।
मैं ये एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूं कि अगर जो आपको अपने अधिकार मालूम है, प्रोसीजर मालूम है, तो आप उनका सहारा लेके आप अपना काम करवा सकते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है, कोई भी यहां पर आपको आसानी से आपका काम नहीं होने देगा, आपको उन्नति नहीं करने देगा, बल्कि आपको ये चाहेगा कि आप जहां पर हो उससे भी नीचे हो जाओ। आज का एनवायरनमेंट ये है। इस एनवायरनमेंट में हमें जिंदा रहना है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। आगे बढ़े हम। यस, नाउ हम बाबा साहब का नाम लेके उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने तो कर दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको रट के और बड़े बड़े भाषण देके उनके नाम पर हम प्रगति नहीं कर सकते। प्रगति करना है तो उन्होंने जो हमें अधिकार दिया है, उन्होंने जो प्रोविजंस दिए हैं, उनका इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। आपकी समस्या का समाधान होगा, आप लगे रहिए, जरूर होगा। तो हम लोगों ने कर लिया था। हाँ, फिर क्या हुआ? क्योंकि एक है आयोग है और अनुसूचित जाति जनजाति वित्त आयोग, हम लोग वहाँ गए। वहाँ से हम लोग सूरत यहाँ लालबाग में सूरा ऑफिस है, वहाँ से स्कीम चलती है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक देते हैं। तो हम लोगों ने उस मैनेजर को झुकाने के लिए से हम लोग क्या किया, वहाँ से आवेदन शुरू कराया। आवेदन करने के बाद में उसी बैंक से उसी मैनेजर ने हेल्पर को लोन दिया उस स्कीम के माध्यम से। लोन मिला ना? आप हारे नहीं। दिस इज व्हाट इज द एग्जाम। क्योंकि हम उस चीज की जानकारी थी। जानकारी वही है। ये हम इसीलिए बैठे हुए हैं, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि जानकारी जो आपको है वो आप हमें दें, जो हमें जानकारी है वो हम आपको दें। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई पड़ता है। हाँ, ये एक दिन में का काम ओके, नहीं सर। बिल्कुल सही बात है। आपके पास जमीन नहीं है, और ये बहुत सारे लोगों की समस्या होगी कि मेरे पास कोई एक संसाधन नहीं है। सर मैं जब अच्छा, यहाँ पर किसके पास जमीन है जो फिशरी के लिए नहीं होता है। से 50 बाई 50 का बैंक तो गड्ढा गले दे में सके? हाथ रख करके है किसी के पास? सर जमीन नहीं पर जानकारी है। जानकारी है, ठीक है ना? तो ये काम एज इंडिविजुअल ना करके एज ग्रुप कर सकते हैं। और अगर जो आपको जानकारी है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी है इसमें। तो वो योजना जिसमें कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है वो इसमें आ जाता है, और वो उसमें उसके लिए सरकारी स्कीम्स हैं। हमारे लोग ये होता है ना कि अगर कोई बिजनेस कर भी जाता है तो उससे लॉस का ज्यादा सोचता है, क्योंकि हमारे पास पैसा तो होता नहीं। बिल्कुल नहीं, सोचना चाहिए, सोचना ये वाजिब है और नेचुरल है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल है, ये वाजिब है और नेचुरल है। ठीक है कि अच्छा लॉस हो गया तो क्या करेंगे? लॉस हो गया तो दोबारा आएगा कहाँ से? उसके लिए भी उसका निराकरण है कि हर चीज का आजकल इंश्योरेंस होता है। कोई बात नहीं, देखिए नेगेटिव सोचना सही है, कोई गलत नहीं। ये इंसान की एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि वो सोचेगा, नेगेटिव भी सोचेगा, पॉजिटिव भी सोचेगा। लेकिन नेगेटिव सोच के साथ साथ हमें उसके हल की तलाश करनी चाहिए। भाई ठीक है, परेशान, हमारी फौज में केवल यही काम होता है, हम हमेशा नेगेटिव थिंकिंग पे काम करते हैं, जिसको आप नेगेटिव थिंकिंग बोलते हो। लेकिन वो हमारे लिए एक सेफ्टी फीचर होता है। हम जब कोई एक्सरसाइज करने निकलते हैं या हम सोचते हैं कि लड़ाई होगी, तो उसमें हमें दुश्वारियां क्या क्या होंगी। अगर जो हम दुश्मन की टेरिटरी पे फंस गए और इधर से हमारी सप्लाई लाइन काट दी गई पीछे से, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? अच्छा, हम सरवाइव नहीं करेंगे तो हम लड़ने नहीं जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। हमें उन्हीं परिस्थितियों में कैसे जिंदा रहना है ये सोचना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये एग्जैक्टली नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक इनबिल्ट सेफ्टी फीचर है जिसके तहत हम ऐसा सोचते हैं।